नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण विज्ञान एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी यूपीटीटी की परीक्षा होने वाली है और उसके बाद प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होगी। दोनों में ही ईवीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तो उसमें भी ईवीएस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षाएं भी होने जा रही हैं, इसके नए विज्ञापन भी जारी हो रहे हैं। साथ ही साथ यूपी पीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में लाइक एज एलटीकेट वगैरह, उसमें भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। पेपर सेट करते समय पेपर सेटर का ध्यान इन प्रश्नों की ओर जरूर जाता है और यही वजह होती है कि वो इन प्रश्नों में से किसी न किसी प्रश्न को शामिल कर लेता है। तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे अगर ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं। आपके लिए यह एक बहुत ही शानदार टेस्ट होगा और इसी प्रकार के टेस्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे चैनल पर। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस लेक्चर की पीडीएफ आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? अब ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, आगे भी कई बार रिपीट होता रहेगा और इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सतत विकास से संबंधित है ये। ठीक है, तो एजेंडा 21 सतत विकास संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित 1992 में 1992 में आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 अस्तित्व में आया था। यह सतत टिकाऊ विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। तो जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कॉप 26 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कॉप 26, इसका जो फुल फॉर्म होता है कॉप का, वो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और बात यहाँ पर हो रही है कॉप 26 की, तो याद रखिएगा कॉप 26 का आयोजन हुआ 2021 में और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। सही जवाब आपका ऑप्शन ए है। तो फ्रेंड्स, कॉप 25 के बारे में बात करें, कॉप 25, तो देखिए इसका आयोजन हुआ था 2020 में। कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मैड्रिड स्पेन में। कॉप 25 का आयोजन कहाँ पर हुआ? मैड्रिड स्पेन में। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा कि कॉप 27 का आयोजन ये कहाँ पर होगा? 2022 में होगा इसका आयोजन, इसी वर्ष। तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा? मिस्र में होगा। ठीक है, तो ये सभी बिंदु इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तेजी से पिघल रहे, अब यहाँ पर देखो आपको बताना है कि तेजी से पिघल रहे किस क्षेत्र के ग्लेशियर का नाम ग्लासगो सम्मेलन पर रखा गया है? तो देखिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के मद्देनजर इस शहर के सम्मान में सुदूर अंटार्कटिका, उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, सुदूर अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर का नाम रखा गया है ग्लासगो ग्लेशियर। क्या नाम रखा गया है? ग्लासगो ग्लेशियर, इसका नाम ही रख दिया गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो ग्लेशियर हैं बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं और 100 किलोमीटर लंबा है ये ग्लेशियर। तो इसका जो मतलब एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, तेज़ी से पिघल रहे 100 किलोमीटर लंबे हिमशैल का कॉप 26 शिखर सम्मेलन के अवसर पर औपचारिक नामकरण किया गया है। यानी कि अगर इस जो ग्लेशियर है, अगर इसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है तो निश्चित रूप से अगर हम इसको बचाने में कामयाब होते हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि हम रिवर्सल कर रहे हैं, यानी कि अपनी प्रकृति को फिर से उसके मूल रूप में वापस ला रहे हैं। तो याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। ग्लासगो ग्लेशियर नाम रखा गया है अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर का, जो कि लगभग 100 किलोमीटर लंबा है और तेजी से पिघल रहा है। कॉप 26 सम्मेलन में भारत में नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए कब तक का लक्ष्य तय किया गया है? तो कॉप 26 सम्मेलन में भारत ने नेट जीरो इमिशन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो है 2070 तक, यानी कि विकल्प बी इसका करेक्ट है। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ अगर हम बात करें यूएस के बारे में और यूके के बारे में, साथ ही साथ जापान के बारे में, तो उनका जो टारगेट है ये 2050 तक का है। और यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें तो उसका टारगेट 2060 तक का है। और चीन, सऊदी अरब, रूस का टारगेट 2070 तक का है। यानी कि चीन, सऊदी अरब, रूस और इंडिया का जो टारगेट है वो 2070 तक है नेट जीरो कार्बन इमिशन का। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं।
बताइए कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। इसको आप एनजीटी भी कहते हैं, एनजीटी। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 2010 में। तो देखिए दोस्तों, एनजीटी पर्यावरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और इसके बारे में अगर हम बात करें तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी, 18 अक्टूबर 2010। और किस अधिनियम के अंतर्गत, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, इसको एनजीटी एक्ट कहते हैं, एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत। अब ये प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित कितने कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो एनजीटी पर्यावरण से संबंधित कितने कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, तो कुल 7 मामलों के तहत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ संक्षेप में, ध्यान से देखिएगा। पहला हो जाएगा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा हो जाएगा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। तीसरा कौन सा होगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980। चौथे के बारे में बात करते हैं, तो चौथा विकल्प होगा यहाँ पर वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और छठवां क्या हो गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये छठा भी यही है। और सातवां कौन सा है, जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। तो इतने एक्ट के अंतर्गत ये सुनवाई कर सकता है। कुल 7 यहाँ पर 7 कानूनों के तहत एनजीटी जो सुनवाई कर सकता है। विकल्प सी इसका करेक्ट है। एग्जाम में एक प्रश्न और आ सकता है कि एनजीटी के चेयरपर्सन कौन है, तो याद रखिएगा जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जो हैं वो एनजीटी के चेयरपर्सन हैं। निम्नलिखित में कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित, देखो बात यहाँ पर क्या हो रही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि कौन सी है। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, विकल्प डी इसका करेक्ट है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 10,500 वर्ग किलोमीटर। इसको मान्यता कब मिली थी, 1989 में, 1989 में। इससे छोटा कौन सा होगा, सुंदरबन है, 9,630 वर्ग किलोमीटर। नंदा देवी का क्षेत्रफल कितना है, 5,860.69 वर्ग किलोमीटर। और नीलगिरी का कितना होगा, ये है 5,520 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा। भारत का एकमात्र ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में कौन सा शहर शामिल किया गया है। तो ये जो सूची है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद अब देश का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। एक बात याद रखना कि पूरी दुनिया के 63 देशों से 119 शहर चुने गए हैं, जिसमें से भारत का एकमात्र शहर है हैदराबाद। अच्छा, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मतलब देखो यहाँ पर कोशिश ये की जाती है शहरों को इस तरीके से बसाया जाता है कि पेड़ों को नुकसान ना पहुँचे, यानी कि पेड़ों के लिए यहाँ पर विशेष संरक्षा इनको प्रदान की जाती है। तो ऐसा शहर जिसको बसाने में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है उसे कहा जाता है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं और पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में कुल 119 शहर शामिल हैं। दुनिया के 63 देशों में भारत का एकमात्र शहर हैदराबाद है। भारत में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। एग्जाम में प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय था वो कौन सा था। तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, ठीक है, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में। और यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। तो याद रखिएगा भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो है गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। स्थापना 1960 में हुई। कहाँ पर स्थित है, यह उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में है। किस एक प्रदेश को मसालों का बागान कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केरल, विकल्प ए सही है। अच्छा, ये बताइए कि मसालों का राजा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को। और मसालों की रानी
ये इलायची होती है। मसालों का राजा काली मिर्च, मसालों की रानी है इलायची। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? प्रश्न ध्यान से देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो कुल मिला के 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है? तो याद रखिएगा कि डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो संख्या है वो 4 है, और स्टेट यूनिवर्सिटी जो हैं वो 64 हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 64 है। ठीक है। किस फसल में पेगिंग एक लाभकारी क्रिया मानी जाती है? पेगिंग तो मूंगफली में होती है। एक्चुअली में जब मूंगफली की जो फसल होती है, आप जानते हैं मूंगफली ज़मीन के अंदर पैदा होती है, तो क्या होता है कि उसका जो तना होता है उसमें एक नुकीला सा ऐसे बनता है, उसको ज़मीन के अंदर ले जाने के लिए ज़मीन को भुरभुरी कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को पेगिंग कहा जाता है। इससे क्या होता है? इससे फसल और अच्छी होती है, उत्पादन और बढ़ जाता है। भारत में सबसे बड़ा चीता आवास कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चीता आवास आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन ए, नाम बताइए। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है? भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। ऑप्शन सी। कौन कौन से हैं? तो पहला है लद्दाख के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, दूसरा है हिमालय पर्वतमाला, तीसरा है तराई, चौथा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, पांचवा कौन सा है? राजस्थान का थार रेगिस्तान, छठवां दक्कन का पठार, सातवां भारत के पूर्वोत्तर के राज्य, आठवां पश्चिमी घाट, नौवां अंडमान निकोबार द्वीप, और 10वां कौन सा हो गया? पश्चिमी और पूर्वी तटीय बेल्ट। ठीक है। तो याद रखिएगा भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो याद रखिएगा दिसंबर 2002 में। विकल्प 20 का करेक्ट है। भारतीय संसद ने दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम को पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है। विकल्प सी सही है। और कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। माघ मेला कहाँ पर होता है? प्रयागराज में, करेक्ट है। हाँ। झूला मेला वृंदावन में, पशु मेला बटेश्वर में लगता है। लेकिन देव मेला देवरिया बताया गया है, ये गलत है। देव मेला बाराबंकी में लगता है, देवरिया में नहीं। कहाँ लगता है? बाराबंकी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी किस स्थान पर होते हैं? तो दोस्तों देखिए, जो पौधे होते हैं पृथ्वी पर, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य जब एनर्जी देता है तो उससे क्या पैदा होती हैं? वनस्पतियां पैदा होती हैं। वनस्पतियों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्पादक। और जो शाकाहारी होते हैं वो वनस्पतियों पर डिपेंड करते हैं, ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। तो विकल्प बी इसका करेक्ट है, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चीन में। और अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए कि किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो देखो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। 3 दिसंबर की रात थी, 3 दिसंबर 1984 में ये घटना हुई थी। ठीक है। तो इस पर बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे चैनल पर, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही नॉलेजफुल वीडियोज आपको अवेलेबल करवाए गए हैं इस टॉपिक पर। और ये मानव जीवन के इतिहास की एक बहुत ही विडंबनापूर्ण रात्रि थी, जिस दिन न जाने कितने लोग मौत की नींद में सो गए थे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से रिसाव के कारण। और इस पर लंबी पॉलिटिक्स हुई, और अंततः जो था किसी को सजा भी नहीं हुई। कमाल की बात तो ये थी। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इस समय ना कड़ाके की क्या पड़ रही है? गर्मी पड़ रही है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? तो यहाँ पर विकल्प है महोगनी, कैक्टस, फर और चंदन। सही जवाब आपको पता ही होगा, कैक्टस है। इसके जो पत्ते होते हैं वो कांटों के रूप में बदल जाते हैं ताकि जो पानी का
उत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन, वो थोड़ा सा कम रहे। तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, तो विकल्प सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? लावा के द्वारा काली मिट्टी बनती है और इसमें सबसे अच्छा जो उत्पादन होता है वो कपास का होता है। प्लेग किस प्रकार की बीमारी है? विषाणु जनित यानी कि वायरस से होता है ये, कवक से होता है फंजाई, जीवाणु से होता है बैक्टीरिया, या फिर खनिज जनित बीमारी होती है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु जनित बीमारी है। अच्छा, बैक्टीरिया का नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, नाम क्या होगा इसका? पास्टुरेला पेस्टिस। ठीक है, तो याद रखना इसका नाम पास्टुरेला पेस्टिस नामक जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसी की वजह से प्लेग नामक बीमारी होती है। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि थर्मामीटर से क्या नापते हैं? मानव शरीर का ताप नापते हैं। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ ये भूकंप की तीव्रता नापता है। हाइग्रोमीटर ये वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। ठीक है। और कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, दूषित जल से टाइफाइड फैलता है। और टाइफाइड का कारण जो जीवाणु होता है उसका नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो क्या बताओगे आप? इसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा इस बैक्टीरिया का नाम है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है किस यूनिट से? BOD से। इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं उसमें जो सबसे ठंडी परत है वो कौन सी है? तो ये मध्यमंडल होती है। ठीक है, मध्यमंडल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हुआ। और दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 10 से 12 प्रश्नों के उत्तर अगर आपने दिए हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी है। इससे अधिक प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं सही, तो मतलब कि आप मेहनत कर रहे हैं। और इससे कम प्रश्न है तो मेहनत करिए, मेहनत करिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। और इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपके लिए होगा, कमेंट करके बताइएगा, जरूर जरूर कमेंट करिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन इसका उत्तर आपको जरूर देना है। और वीडियो आपको पसंद आता है तब दोस्तों इसे प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार चाहिए। मतलब जो कुछ जैसा भी फील हुआ वो आपको अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर करना। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए। आपकी सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं।